अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारे साथ इंडिया से कर्नल दानवीर सिंह ने हमें ज्वाइन किया है और पाकिस्तान से कमर चीमा साहब ने। दोनों का बिल्कुल कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं, आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने ज्वाइन किया। और शुरू करने से पहले मैं ज़रूर बता दूं कि जब भी कोई ख़ास टॉपिक होता है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती है एज यूजुअल, तो मैं या तो कर्नल साहब का वीडियो जाके देखती हूँ उनके चैनल पे, या फिर चीमा साहब के पास से पॉइंट्स चोरी करके और मैं वीडियो बना देती हूँ। तो सॉरी फॉर दैट, मैं आप दोनों को बता रही हूँ कि मेरी ये काम है। तो मैं पहले देखती हूँ चीमा साहब ने आज किया क्या है, तो फिर मैं उधर से पॉइंट्स ले लेती हूँ। लेकिन ये कि हाँ, ये है कि आप दोनों से बहुत सीखने को मिलता है और बहुत ज़बरदस्त इन दोनों की वीडियोस होती हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं। तो सबसे पहले कर्नल साहब आपकी तरफ, आ, क्या हो रहा है ये कि जी लाहौर ब्लास्ट जो हुआ हमारे यहाँ थोड़े दिन पहले, आपको मालूम ही होगा, उसमें अब मोहित यूसुफ साहब भी और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी और हमारी सारी गवर्नमेंट, इनफैक्ट पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। इस पे आप कहाँ तक एग्री करेंगे या आपका ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं है? ये तो ब्लास्ट कराने से पहले ही उन्होंने सेट कर लिया था कि हमने इंडिया को ब्लेम करना है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और एक आर्टिकल यहाँ पे शाया हुआ और उसके अंदर उस आर्टिकल में नेटवर्क 18 का वो आर्टिकल था और नीतीश कुमार का ये आर्टिकल है, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से ये आर्टिकल की इंफॉर्मेशन लगती है। और उस आर्टिकल में वो लिखते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पर कोई मशकें चल रही थी, फौज की एक्सरसाइजेस चल रही थी। और जो जनरल साहब वहां पर उसके इंचार्ज थे, उन्होंने हाफिज सईद को इनफैक्ट तलब किया और इनफैक्ट जेल से बाहर आने का यही रीजन भी बताया जा रहा है। और उन्होंने ये बोला कि आप इन्फिल्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन में कमी कैसे आ रही है। तो इन लोगों ने बोला कि हमें पैसे चाहिए, फंड्स चाहिए, फंड्स के बगैर तो इन्फिल्ट्रेशन और ये पूरा जो सिस्टम है ये कैसे चलेगा। और इसी तरीके से करते करते ये आपस में बहस हो गई जर्नैलों के बीच में और हाफिज सईद एंड पार्टी के बीच में। एंड उससे काफी नाखुश थे ये सारे के सारे। और इनको ये लग रहा था कि इंटरनेशनल प्रेशर भी है, डोमेस्टिकली भी एक अलग किस्म का माहौल धीरे धीरे बन रहा है और ये एक बोझ की तरह महसूस होने लग गए। तो इन्होंने सोचा कि इनको ठिकाने लगा दिया जाए। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा डिफर उस आर्टिकल से इसलिए करता हूँ कि अगर उन्होंने सोचा होता कि हमने इनको ठिकाने लगाना है तो वो ठिकाने लगा देते। अगर उन्होंने ये एक लार्जर मैसेज दिया है, जो जितनी भी ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि आप बंदे बन जाओ, आप हमारी बातें वैसे मानो जैसे माननी चाहिए, और वरना फिर आपको पता ही है कि क्या है। तो ये एक आर्टिकल जो था ये जौहर बाग की घटना से कुछ दिन पहले ही पब्लिश हुआ था। और उसके बाद से ये पता लगने लग गया था कि पाकिस्तान की आर्मी जो है अब ये हाफिज सईद एंड पार्टी को किनारे करने वाली है। और फिर एकदम से खबर आती है कि जौहर बाग के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है। और जैसे ही ब्लास्ट हुआ था तैसे ही जो आपके तजियाकार हैं, जो हमारी साइड के हैं, वो बोलने लग गए थे कि अब इसका ब्लेम रॉ के ऊपर डाला जाएगा। और हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारे रॉ के ऊपर ब्लेम पड़ता है कि यार इतने काबिल अफसर हैं यहाँ पे, इतनी काबिलियत में, तो हमें तो बड़ा कमाल लगता है और बड़ा गर्व महसूस होता है कि चलो लाहौर जो कि 25 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, वहां पे जाके एक ब्लास्ट तो करे आए। चीमा साहब, आपको क्या लगता है, जैसे कर्नल साहब ने बात की आर्टिकल की, लेकिन ये हमारे यहाँ कुछ ट्रेडिशन नहीं है कि अगर भारत में कुछ होता है तो फौरन ही हम खुद भी, आप जानते हैं, डिबेट्स में जाते रहते हैं और 5-10 मिनट के अंदर ही कह दिया जाता है कि पाकिस्तान ने किया है। और इसी तरह से पाकिस्तान में भी जो है वो बहुत जल्दी ये बात कर दी जाती है अगर कुछ भी हो कि भारत की तरफ से है। तो कहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो हम बात करते हैं टर्म्स अच्छे करने की और हम जी पिछली बातें भूल जाएं, जो बाजवा साहब ने कहा था, और उसके बाद साथ ही साथ एक दूसरे पे ब्लेम भी इस तरह से चलता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो रिसेंटली कोई बात शायद हो रही थी, अभी तो कोई बातचीत नहीं हो रही। मामलात थोड़े काफी खराब नजर आ रहे हैं
और दूसरा ये है कि एक सेंस तो क्लियर है कि पाकिस्तान और भारत जो हैं वो उनकी अपनी जिस तरह का उन्होंने वॉरलाइक इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है पिछले 75 साल से, जो एक दूसरे के मामलात में इंटरफेरेंस है वो तो है ही है, हमें पता है, वो भी यहाँ पे करते हैं, फिर हम भी जहाँ पे हमें मौका मिलता है हम भी करते हैं। तो ये तो मतलब दिस इज हाउ इट गोस। लेकिन एक चीज मैंने और भी नोट किया है कि इंडिया में जो भी लिख दिया जाए उसको लोग मान लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हाफिज सईद जो है ही इज सच इन अ पोजीशन या उन्होंने कोई रियासत को इतना चैलेंज किया है। हाफिज सईद की एक बड़ी डिक्लेयर्ड पोजीशन थी, वो ऑब्वियसली वो जिहाद उनकी पार्टी जमात कर रही थी, एंड दैट वाज द टाइम जब एक था कि भाई जाए जिहाद के लिए, एक कल्चर था यहाँ पे, जिहाद कल्चर प्रमोट हुआ था बैक इन 90s एंड ऑल दिस। तो वो स्टेट ने एक पॉलिसी ले ली, मुशर्रफ ने कुछ फैसले कर लिए थे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो फैसले सख्त होते गए, एंड हाफिज सईद और उनकी जमात ने कभी भी स्टेट को चैलेंज नहीं किया। और मैं आई हैव मेट मेनी ऑफ देयर पीपल, दे आर जस्ट नॉर्मल सिटीजंस, दे सपोर्ट हाफिज सईद आइडियोलॉजी, दे डोंट गो फॉर जिहाद की बात नहीं करते कि हमें कश्मीर में जिहाद की अब बात करनी चाहिए। वो मेन स्ट्रीम हो चुके हैं बहुत ज्यादा। लेकिन आई थिंक एक बड़ी जो है जिस चीज को मैं पर्सनली समझता हूँ, और मैंने इसके ऊपर लिखा था, एक आर्टिकल मैंने लिखा था, हाउ टू मेन स्ट्रीम मिलिटेंट्स। पूरी दुनिया में ऐसे लोग जो जिहाद करते रहे माजी में, उनको मेन स्ट्रीम हुए हैं, तो हाफिज सईद को भी मेन स्ट्रीम कर लें और थ्रू पार्लियामेंट करें। लेकिन जो तरीकाकार पाकिस्तान में अडॉप्ट किया जा रहा है, आई जस्ट डोंट डिसएग्री विद इट, कि हम उनको सजाएं भी दे रहे हैं और हम ये वो उनको उस फ्रेमवर्क में भी नहीं लेके आ रहे। अगर FATF ने हमें कहा कि जो आप UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उनको सजाएं दें, तो वो हम दे रहे हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लास्ट में अभी देखे ना, एक ही पॉइंट रह गया, तो ऑलमोस्ट वही पॉइंट है वो। दूसरा ये है कि जो हाफिज सईद की जमात है उन्होंने अपने आप को टर्न कर लिया फिलैंथ्रोपी में, वो और काम कर रहे थे, और वो भी रियासत ने उनसे ले लिए हैं। जो उनकी एम्बुलेंस नेटवर्क था, स्कूल नेटवर्क था, वो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उनसे सब कुछ चीजें ले ली हैं, एंड दे हैव गिवन इट कंप्लीटली। उन्होंने गिव अप कर दिया है। उन्होंने समझा कि जब हमने ये सारा कुछ शुरू किया था तो इट वाज द सपोर्ट ऑफ द मुल्क की सपोर्ट थी। अब अगर मुल्क ये चाहता है कि हमें जिहाद नहीं करना तो हम नहीं करेंगे, हमने कोई मुल्क के अलावा नहीं जाना। दिस इज व्हाट they have been telling people, this is what the people have been telling, and this is what has actually happened. So अगर इसको प्रॉपर तौर पे पार्लियामेंट में इसको बहस कर ली जाती और बात कर ली जाती, हाँ जी हमें हाफिज सईद को मेन स्ट्रीम करना है और जो माजी में हुआ ये था, और इसको अब ऐसे कर लिया जाए, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर रहता एज कंपेयर टू जो अभी हो रहा है कि कई दफा हमारे अपने लोग भी सवाल उठा देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। सो ये मुझे थोड़ी सी इसमें जाती तौर पे क्योंकि देखें इंडिया जो है वो कल इमरान खान ने नहीं कहा बलोचों को कि मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। इंडिया नहीं कहता वहां पे कश्मीर में कि आए वेपन्स ड्रॉप करें और हमारे साथ आ जाएं। तालिबान के साथ अमेरिका नहीं बात कर रहा। साउथ अफ्रीका में क्या नहीं हुआ, कोलंबिया में फार्क राइवल्स नहीं हुए, आयरलैंड में नहीं हुआ। मतलब दुनिया की मैं कितनी मिसालें दे सकता हूँ जहां पे जिन लोगों ने वेपन्स ड्रॉप कर लिए हैं, दे एम्ब्रेस द कॉन्स्टिट्यूशन, they go with the book of the country, go with the constitution के साथ चलते हैं, so they are allowed. So why not Hafiz Saeed and his party, if they have dropped the weapons, they go with the state, let's accept that and let's live together, and let's accept जो हुआ वो हुआ और आगे हम एक और रास्ता ले रहे हैं। तो so simple। जीमा साहब, ऐसा मतलब बॉलीवुड की फिल्म में तो हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो गया, सब हंसी खुशी रहने लगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिसने पहले इतने ज्यादा जिनके ऊपर एलिगेशंस हो तो वो अपनी सजा तो भुगते या छोड़ दिया जाए, उनको माफ कर दें, आप ये कह रहे हैं? नहीं तो भाई सजाएं मिल नहीं रही, कोर्ट्स ने उनको पकड़ा नहीं हुआ, क्या उनको जेलों में नहीं डाला, और क्या चाहते हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं कि लाहौर नारे पाकिस्तान उनको टांग दें? भाई अगर लाहौर वो घर में थे, ब्लास्ट के बाद वो घर में क्या कर रहे थे? सुने मैडम मेरी बात सुने, पहले मैं आपको बता देता हूँ। He's a very high profile target, one thing. Second, it has not been proven कि वो इस घर में थे. Third, उनकी फैमिली तो है ना, वो खुद भी हाई प्रोफाइल बंदा, लेकिन उसकी फैमिली भी तो हाई प्रोफाइल टारगेट है ना। क्या उनकी लोगों को, उनकी फैमिली को जिंदा रहने का हक है कि नहीं है? उन लोगों को तो हक है। चौथी चीज ये है कि जो मुझे पता चला है कि सिंस ही सो हाई प्रोफाइल, तो उनकी लोकेशन बदलते रहते हैं।
उनकी जिस तरह ये अभी रॉ ने ये करवाया, लाहौर वाला इंसिडेंट कराया है कि उस घर के बाहर जाके उनको तो था कि हम हाफिज सईद को मरवा दें यहाँ पे, दैट वाज देयर एफर्ट इन व्हिच दे फेल्ड, लेकिन वो उनकी लोकेशन बदलते रहते हैं. दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम सर्टेन जर्नलिस्ट, नो ऑफिशियल सोर्सेस. मैंने कई अहम सहाफियों से सुना है ये जो नेशनल सिक्योरिटी को कवर करते हैं. उन्होंने कहा है कि उनकी लोकेशन बदली जाती है, कभी इस जेल में रखा जाता है, कभी किसी घर को जेल बना दिया जाता है, बिकॉज वो ऑब्वियसली उनके ऊपर टारगेट हो सकता है और उनको किसी बड़ी जगहों पे भी नहीं रखा जा सकता. दूसरा कोट लखपत जेल है, वहां पे भी रखा गया, वहां से शिफ्ट भी कर लिया गया. मे बी दिस इज अ रियलिटी और नॉट, आई डोंट नो, बट मे बी दिस इज द केस. और जिसने किया ये उसकी बस उसने कर दिया, गलती होगी उससे, और उनको पता नहीं था कि वो थे यहाँ पे नहीं. ठीक, बिल्कुल। जी, कर्नल साहब, आपने जैसे चीमा साहब को सुना, आपका क्या ख्याल है कि ऐसा कर देना चाहिए जो हाफिज सईद और इस तरह के जिन लोगों के नाम है, और यूनाइटेड नेशन तक ने कहा है कि यूएन ने कहा है कि जी ये टेररिस्ट हैं, उनको क्या मेन स्ट्रीम कर देना चाहिए? क्या इंडिया को ये सब कुछ ठीक लगेगा? एक बड़े सीनियर और बहुत ही नामी पाकिस्तानी एनालिस्ट हैं, उनका नाम खैर लेना मुनासिब नहीं होगा इस यूट्यूब प्रोग्राम में, और बहुत ही बैलेंस्ड व्यू रखते हैं वो अपना, और नेशनलिस्ट पाकिस्तानी है वो, और वो उन पाकिस्तानियों की तरह नहीं है जो बाहर जाकर और अपने मुल्क को गाली देते हैं. वो अपने ही मुल्क में रह के और बिल्कुल तनकीद करते हैं, बैलेंस बात करते हैं, इधर की भी और उधर की भी, जो भी है. तो उनका एनालिसिस मैं सुन रहा था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, दिलचस्प लगा. उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की 2 तारीख, एक तारीख है 14 अगस्त 1947 और दूसरी तारीख है 5 जुलाई 1977. तो 5 जुलाई 1977 वाला पाकिस्तान मुख्तलिफ है और 14 अगस्त 1947 वाला पाकिस्तान अलहदा था. और जो अभी जो नया पाकिस्तान है जो 5 जुलाई 77 को बना था, उसमें रेडिकलाइजेशन बहुत जबरदस्त हुई है, और जो न्यू जनरेशन है उसका लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन ओल्डर जनरेशन से कई 100 गुना ज्यादा है. और इस रेडिकलाइजेशन को उल्टा करने का बहुत कोशिश करी मुशर्रफ ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए. और उसी रेडिकलाइजेशन का नतीजा है कि कमर बाजवा ने जब ये कहा कि पुरानी बातों को भुलाकर हमें आगे चलना चाहिए और हमें जियो पॉलिटिक्स की जगह जियो इकोनॉमिक्स पर ध्यान देना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी चाहिए, और तिजारत की बातें हुई, कॉटन और शुगर को इंपोर्ट करने की बात हुई, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर ही वो यू टर्न लेना पड़ गया. उसके पीछे भी वो 5 जुलाई 1977 का पाकिस्तान था और ये माइंडसेट था. मैं चीमा साहब की बात से एग्री कर लेता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये रोग एलिमेंट्स को मेन स्ट्रीम किया जाए. कितनी बात सच है, कितनी बात सच नहीं है, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन एक पॉइंट के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं, तो क्या पाकिस्तान की सोसाइटी तैयार है, क्या जो मिडिल क्लास इस्लामिक नेशनलिज्म है वो उसको अलाउ करेगा? ये बहुत सारी चीजें हैं. तो अगर आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट डामाडोल हो जाए इस प्रेशर की वजह से, और इमरान खान यू टर्न ले लें, सपोर्ट ना कर पाए क्योंकि उनको लगे कि यार अगर मैंने ये सपोर्ट कर दिया तो मेरी तो पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, और उसी में ये कहते हैं कि उसी वजह से ये यूएस एयर बेसिस का मसला हो या और सारी चीजें हो, तो उसमें इमरान खान ने एक अलग लाइन ली हुई है, जबकि उनको ये अच्छी तरह मालूम है कि नेशनल इंटरेस्ट इस समय पाकिस्तान का कहाँ है. तो मैं ये सवाल आप ही लोगों से पूछता हूँ और मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा कि क्या ये इतनी बड़ी समस्या है, इतना बड़ा चैलेंज है, और अगर इतना बड़ा चैलेंज है तो क्या तवक्को करते हैं कि आप कि ये हमारे दोनों मुल्कों में एक अच्छे रिलेशन हो जाएंगे? जी चीमा साहब, पहले आप जवाब दीजिए कर्नल साहब की बात का. ये चैलेंज लग रहा है कि हम हैंडल कर पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल. मैं वैसे फ्रैंकली ये समझता हूँ कि जो हाफिज सईद एंड को है ना, दे हैव बीन फुली मेनस्ट्रीम्ड. The only problem is they have not been legally accepted and there is no legal cover for their unki wo, because they have completely dropped the weapons
एंड दे आर नॉट चैलेंजिंग। देखें, कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, जैसे मोहम्मद की बात चली, उन्होंने देखिए उन्होंने मुशर्रफ पे भी हमले कर दिए थे। व्हाई? बिकॉज मुशर्रफ ने कहा कि नहीं, हमने कश्मीर पे एक और पॉलिसी लेनी है, ठीक है। लेकिन हाफिज सईद का कभी हमने नहीं सुना, ना तो कभी ये सेक्टेरियनिज्म में गया ये बंदा, ना दूसरे सेक्ट्स पे ये गए हैं, ये अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं, ना इन्होंने कभी किसी और सेक्ट को ना सेक्टेरियनिज्म की है। दैट देयर ओनली गोल वाज कश्मीर एंड इंडिया, एंड अदर देन दैट कुछ भी नहीं था, जो हमें थोड़ी बहुत पता है इनके बारे में। अदरवाइज कुछ भी नहीं है। चैलेंज कहां पे आता है, मैं बता देता हूं चैलेंज कहां पे आता है। आपको याद होगा कि जो नवाज शरीफ के दौर में मिली मुस्लिम लीग बनने लगी थी कर्नल साहब, तब ये इनकी जमात को वो मेन स्ट्रीम करने लगे थे कि जी सियासी जमात बना लें। जब उन्होंने मिली मुस्लिम लीग बनने लगी तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दे दी, और हाफिज सईद को माइनस करके तो नंबर 2, 3, 4, 5 जो थी इनकी टियर जो था, उसको वो उसकी जमात बनाने लगे। नो दैट वाज कि जी इनको मेन स्ट्रीम कर लें। उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर एहसन इकबाल थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन, जब कोई पार्टी आती है तो क्लियरेंस जाती है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ना, ISI, IB, इंटीरियर मिनिस्ट्री, हर जगह से वो जाती है कि नेचुरल कानून है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री ने क्लियर ही नहीं किया उनको। क्यों क्लियर नहीं किया? बिकॉज दे कंसिडर्ड कि हाफिज सईद जो है उनकी एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पंजाब में, तो शायद एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इनको मेन स्ट्रीम करना चाहती है, और ये कल को हमारे लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो हम हर जगह 10,000 15,000 वोट से हमारा वोट ना निकल जाए। तो PML ने ना किया ये इस चीज को, अदरवाइज दे शुड हैव डन इट। एक थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी जो है वो ये है कि शायद उन्होंने वैसे ही नहीं किया और वो करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अगर उनको मिली मुस्लिम लीग बन जाती तो दे कुड हैव बिकम अ प्रॉपर पॉलिटिकल फोर्स। भाई आपका तालिबान हो, नॉन स्टेट एक्टर हो, दहशतगर्द हो, कोई ग्रुप हो, उनका एक थ्योरी है, क्या तब्दीली लानी है थ्रू पार्लियामेंट या तब्दीली लानी है थ्रू गन। दो ही तरीके हैं ना, और आपका जो भी एजेंडा है आप उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। आपने अगर फैसला कर लिया हमने गन के जरिए तब्दीली लानी है, तो ऑब्वियसली रियासत आपको खत्म कर देगी। आप छोटी ताकत है, 2, 4, 6 महीने में, साल 2 साल में आपका सफाया हो जाएगा। दूसरा क्या है, तब्दीली लानी है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन लानी है तो फिर जाए पार्टी बनाएं, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करें, मैनिफेस्टो बनाएं, लोगों के पास जाएं। अगर लोग आपका आइडियोलॉजी बाय करते हैं, थ्योरी बाय करते हैं, आपके मैनिफेस्टो को बाय करते हैं, लोग आपको वोट दे के पार्लियामेंट में ले आएंगे, आप वहां जो मर्जी तब्दीली लें। दिस इज एक डिजोरल तरीका, एक लीगल तरीका है। तो ये हाफिज सईद की जमात की, मेरा कोई हाफिज सईद से प्यार नहीं है, बट आई थिंक व्हाट इज द वे आउट, व्हाट इज द सोल्यूशन। सोल्यूशन देना है ना, हमें ये नहीं कहना नहीं हाफिज सईद पैड़ा है, हाफिज सईद पैड़ा है, जमात पैड़ी है, पैड़े वो पैड़े, ओ भाई वो पैड़े, बट व्हाट, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, आगे कैसे जाना है। सवाल तो ये बात करनी है ना, सारा टाइम गालियां तो नहीं देनी। हम किसी कोई ऐसे टीवी में तो नहीं बैठे हुए जिनको मजा आता हो। मैं तो बात करूंगा सोल्यूशन की, अगर मैं दे सकता हूं। मेरे पास तो सोल्यूशन ये है कि उनकी टॉप लीडरशिप जो है उसको सजाएं दें, वो सजाएं, हालांकि उसमें भी सजाएं के ऊपर भी बात हो सकती है। अगर वो कहें तो वो कहेंगे जी पहले तो तुसी सानू कहे सी जाके ओते याद करो, ਅਸੀਂ याद करते रहे, हुण तुसी सजावां देंदे हो, लेकिन फॉर द स्टेट ऑफ द, फॉर द सेक ऑफ द स्टेट वी आर साइलेंट एंड वी आर रेडी टू गेट पनिश्ड फॉर दैट। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम करें, उनको अपने काम करना चाहते हैं, वो कोई मस्जिद चलाना चाहता है, मदरसा चलाना चाहता है, कोई अपनी फिलंथ्रॉपी करना चाहता है, तो उसको इजाजत होनी चाहिए। उसको ये तो नहीं अब वो 50,000 बंदा है, 50,000 बंदे नु की करिए। एंड जो कौन सा बात कर रहे थे ना मुशर्रफ अली भाई, आपने वो जो बात की ना 1947 वाली और 1977 वाली, वो बात सही है भाई। 25 साल लगे रेडिकलाइज होने में, 25 साल ही लगेंगे डी रेडिकलाइज होने में, इफ द स्टेट इज होल हार्टेडली रेडी फॉर डी रेडिकलाइजेशन। अगर हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स करेंगे ना, जिस तरह इमरान खान ने की, TLP नु पहले अंदर करो, बैन करो, दहशतगर्दी च अंदर करो, ये करो, बाहर करो, बाहर हो गया, सॉरी ये तो हमसे होने ही नहीं है, ये तो सानू पै जान दे, मैं तो इलेक्शन हार जाऊंगा, शेख रशीद के घर के बाहर प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो फिर नहीं आप चीजें कर सकते। फिर आप चीजों को, आपने चीजों को सोल्यूशन देना है। सोल्यूशन आप देते हैं पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, उसके मेथड ढूंढें। और ये जो है, दिस इज हाउ आई लुक, I may be wrong, people have different observations, people have different ideas,
लेकिन दिस इज हाउ आई लुक। ये जो हाफिज सईद का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 19 ये जो 1360 है, 1367 एंड 1273 है, हमें नहीं पता था ये है, पता था, लेकिन हमने इसको एक्शन नहीं लिया। आज एक्शन लेना पड़ रहा है तो बिस्ती भी ओल्ड एज एक्शन भी ले रहे हैं। सो वी कुड हैव टेकन इट मच मोर। आपके ऊपर देखो जी, किसी कल साहब किसी थाने ਦੇ ਵਿੱਚ एफआईआर हो जाए ना, तो वो तलवार तो आपके ऊपर लटक रही है ना, जब तक वो एफआईआर आप कैंसिल नहीं कराते। वो आपको जाए नहीं कहते टुर जो जी टुर गए, लेकिन वो आपको 6 महीने बुला सकता है, जनाब ये आपके बारे में एफआईआर आई हुई है, आ जाए। वो तो दिस इज हाउ इट हैज बीन लाइक, ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है। सो मैं चाहता हूं कि वंस फॉर ऑल स्टेट एक फैसला करे, ये सारी चीजें खत्म करे, सो नोबडी कैन क्वेश्चन अस। उधर हम जाने भी देते हैं, लोग हम पे सवाल भी करते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि वो चीजों को लॉन्ग टर्म में लेके जाना चाहते। पीएमएलएन को चाहिए था मिली मुस्लिम लीग को जो है वो कहते और जमात बनाओ, इलेक्शन लड़ो। क्यों ना लड़े भाई इलेक्शन? वो जिन्होंने दे हैव ड्रॉप्ड द वेपन्स, दे एम्ब्रेस द कॉन्स्टिट्यूशन, मेन स्ट्रीम दैट। लेकिन अभी भी कर्नल साहब इन लोगों के ऊपर इल्जाम है और था भी कि ये भारत में लोगों को भेजते रहे कश्मीर में। तो अभी जो रिसेंटली एक वो ड्रोन स्ट्राइक का जो चला था, आपका एक शो भी मैंने देखा था जो आप कर रहे थे और आप ड्रोन दिखा भी रहे थे, तो कुछ लोगों से मेरी जो बात हुई, मैं भी जैसे चीमा साहब कह रहे हैं मैं भी वही कह रही हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन ये कि उन्होंने मुझे ये कहा कि इतना छोटा जो ड्रोन है वो पाकिस्तान से फ्लाई करके यहाँ तक नहीं आ सकता, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती, और ये हो सकता है कि जम्मू से ही किसी ने उसको उड़ाया हो, जम्मू से ही कोई उसको ऑपरेट कर रहा हो। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई में ये पाकिस्तान की तरफ से ही आया था, या वहां पे ही जो लोग रहते हैं जम्मू में वही कुछ इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं? देखिए, आपके एनएससी की बात माने तो हमने अपने गाल पे खुद ही चपेड़े मार ली हैं और हमने खुद ही ये सारा ड्रामा कर लिया है। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स हैं और जो कमर्शियली अवेलेबल है, इंडिया के अंदर एक कंपनी है फूड सप्लाई वाली, जो डिलीवरी के लिए ड्रोन्स के लाइसेंसिंग लेके और उसकी वो कुछ कार्रवाई में बिजी है। तो ये जो ड्रोन्स हैं, ये अगर दिल्ली में ऑपरेट करेंगे तो दिल्ली एक कोने से दूसरे कोने तक 80 किलोमीटर की है। तो जो इलाके की आप बात कर रहे हैं वो महज 14 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से। तो ये कोई बहुत बड़ा वो चैलेंज नहीं है ड्रोन को कि 14 किलोमीटर आगे पीछे जाने का। वो दूसरी चीज है। और जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपके कहा था और मैं सब जगह यही कहता हूँ कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लियर इन्वेस्टिगेटिव स्टैंड नहीं आएगा तब तक उसके ऊपर बोलना ठीक नहीं है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या एनआईए ने बिल्कुल ये क्लियरली नहीं बताया कि ये ड्रोन कहाँ से आया और ये कैसे एक्शन हुआ इसके ऊपर। तो इसके ऊपर कोई बात करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। लेकिन जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो यही कहते हैं कि ये ड्रोन जो है पाकिस्तान से आया, बिकॉज उसका कोई उसका जो आईडी जो गिराया था, एक आईडी फटा, दूसरा आईडी जो रिकवर हुआ है वो इतना हाई ग्रेड है कि वो आम आदमी रोड के किनारे बैठ के नहीं बना सकता। उसके लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सपोर्ट चाहिए, बिकॉज वो डबल मेटल केसिंग में है और सेंसिटिव उसके अंदर बारूद है। तो वो अगर नॉर्मल आदमी हैंडल करेगा तो वो उसका वैसे ही ब्लास्ट होने का खतरा होता है। तो उसके लिए बहुत हाई लेवल का टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट चाहिए उस आईडी को असेंबल करने के लिए। बहरहाल, तो ये तो एक बात थी। जो चीमा साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, उसमें मेरा सिर्फ एज अ गुड एनिमी एंड एज अ गुड फ्रेंड, good enemy from the country to countryside and good friend as individuals as we are, मैं ये सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों के थ्रू पाकिस्तान को कि देखिए ये आप ही का अंदर का मसला है। हाफिज सईद को आप कैसे रख रहे हैं, कैसे नहीं रख रहे हैं, दैट इज योर प्रॉब्लम। और जैसा चीमा साहब बता रहे हैं, अगर उसको उस तरीके से टैकल कर ले आप, तो उसमें फायदा आप ही लोगों का होगा, उसमें पाकिस्तान का ही फायदा होगा। और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई पॉलिटिकल क्लास पाकिस्तान के अंदर इन लोगों पे हाथ नहीं डालेगी, क्योंकि सबको अपने अपने वोट और इन सारी चीजों का फिक्र है। इसके ऊपर हाथ अगर डालना है इनके ऊपर
तो वो मिलिट्री और एस्टेब्लिशमेंट ही डाल सकता है। और ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जब जियाउल हक आए थे, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जियाउल हक आए थे, तो जियाउल हक ने बलूचिस्तान के जो सेसेशनिस्ट थे, जो अलगाववादी थे, उनको सबको उन्होंने रिहा कर दिया था जेलों से और उनको मेन स्ट्रीम कर दिया था। लेकिन वही जियाउल हक जब भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे, तो तब भुट्टो चाहते थे कि इनको जेलों से छोड़ दिया जाए, तो जियाउल हक ने मना कर दिया था कि ये तो गद्दार हैं, तो इनको कैसे छोड़ दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक आप लोगों के पास में एक एग्जाम्पल है हिस्ट्री के अंदर कि कैसे इनको मेन स्ट्रीम करके और कैसे उनको फोल्ड में लेके आना है। अब ये भी कोई गारंटी नहीं कि आप मेन स्ट्रीम कर दें, कल फिर वो उखड़ जाएं, जैसे बलूच उखड़ चुके हैं और अब फिर इमरान खान कहते हैं कि मैं बात करना चाहता हूं वगैरह वगैरह। तो बट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द होल रीजन, अगर पाकिस्तान में लोग ठीक रहेंगे, खुशहाली रहेगी, रेडिकलाइजेशन कम रहेगा, तो बाकी चीजें अपने आप बढ़ेंगी। अगर आप रेडिकलाइजेशन वहां पे इसी लेवल से चलता रहेगा और वहां पे इस्लामी नारे लगते रहेंगे और काफिरों को जला देने की बातें करते रहेंगे और तबाह करने की बातें करते हैं, तो काफिर बैठा नहीं रहेगा, काफिर भी प्लानिंग करेगा, काफिर भी तैयारी करेगा। और तो काफिर के पास में अभी पैसा भी है, नॉलेज भी है, ताकत भी है, तो ये सारी चीजें भी देखनी है। तो काफिरों को साथ में लेने के लिए आपको इस्लामिस्ट को रील इन करना पड़ेगा, तब जाके इस खित्ते के अंदर अमन और अमान की संभावना हो सकती है, एक सिचुएशन बन सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन लास्ट में चीमा साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यानी पाकिस्तान में जिस दुनिया में यहाँ कहना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में जो कोई भी वो कहते हैं जी ये टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है, चाहे हाफिज सईद का नाम आए, मसूद अजहर का नाम आए, उसामा बिन लादेन का नाम आए, जो भी आप नाम ले लें, वो मेजॉरिटी पाकिस्तान से ही क्यों निकलते हैं। और परवेज मुशर्रफ तो कह भी चुके हैं कि हमने ही जिहादी तैयार किए थे, हमने ही उनको ट्रेनिंग दे के भेजा था, कभी अफगानिस्तान और कभी कश्मीर। तो इस चीज से पाकिस्तान फिर कैसे निकलेगा? अगर हम मान भी लें थोड़ी देर के लिए कि ठीक है भारत के साथ हमारे टर्म्स अच्छे नहीं है, वो हमारा बहुत दुश्मन है, लेकिन हर बात तो गलत नहीं हो रही होती ना, वहां से कुछ 50% तो हमारी भी गलती है। तो हम अब उस चीज को, ऐसी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम ठीक कर दें। और लोग अब उस तरह के बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जैद हामिद और इस तरह के कई लोग हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि वो किस तरह का बिहेवियर करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या टीवी चैनल्स हो। तो फिर कैसे पाकिस्तान निकलेगा इसमें से? देखिए 9/11 के जो दहशतगर्द थे वो पाकिस्तान से नहीं निकले थे। इस तरह दुनिया के 10,000 जो टेरर इंसिडेंट हुए उनके दहशतगर्द पाकिस्तान से नहीं निकले थे। पूरी दुनिया में दहशतगर्द हैं, हमारी सिर्फ एक गलती है। अगले दिन हमें कर्नल साहब, अगले दिन हमें अमेरिका ने डाला जी चाइल्ड रिक्रूटर लिस्ट में। इंटरेस्टिंग चीज चेक करें, ठीक है डाल दी, मैंने पढ़ा। अच्छा मुझे ये बताए कोई बंदा कि जब अमेरिका में पैसे दे रहा था और कह रहा था तालिबान तैयार करो और मुजाहिद तैयार करो, तो उस वक्त कोई जो मेजॉरिटी लोग थे बिलो 18 नहीं थे? जो मदरसों में लोग जा रहे थे, जिन लोगों के लिए पैसा आता था, वो बिलो 18 नहीं था, वो सारे बिलो 18 थे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अभी हम पॉलिटिकली अलाइन नहीं है उनके साथ, तो हमारे ऊपर तलवार तो लटकनी है। उस वक्त पैसे आते थे दोनों दोनों हाथों से, जनाब मदरसे बनाओ, तो करिकुलम तैयार करो, और वो बिलो 18 को कर रहे थे और वो मेजॉरिटी बिलो 18 थे। 13-14 साल का लड़का होगा जो सारा, अब उन्होंने कहा जी जरा पाकिस्तान से मामलात खराब है तो इनको डाल दो उधर। टर्की जो है वो सीरिया में क्योंकि उनके अगेंस्ट जा रहा है, तो उधर भी टर्की पे डाल दो। तो ये, और मजे की बात है टर्की के साथ वो एक तरफ कह रहे हैं हमारी मदद करें, तालिबान को होस्ट करें, हमें कह रहे हैं तालिबान से मदद करें, उधर से हमें लिस्टों में भी डाल रहे हैं। तो हमारे ऊपर ये चलता रहेगा। हाँ, हमारी गलती क्या है? मैं अभी भी मुझे क्लैरिटी है कि हमारी गलती क्या है। हमारी गलती ये है कि हमारे सियासतदान शॉर्ट टर्म गोल्स लेते हैं, उनके शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, कोई कंबाइंड अप्रोच नहीं है किस तरह चीजों को डील करना है। हाफिज सईद से बड़े 10 गुना बड़े दहशतगर्दों को भी मेन स्ट्रीम किया जा सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से चीजों को डील करें। भाई अगर एक बंदे ने गलत काम किया उसको जेल में डालें। हाफिज सईद के साथ जो 10 बड़े लेफ्टिनेंट्स हैं
उनको जेल में डालें, और जो नीचे वाले लोग हैं मेनस्ट्रीम करें, उनको बताएं भाई कि ये स्टेट की पॉलिसी है, ये स्टेट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, हम किसी दूसरे मुल्क पे ना गन उठा सकते हैं, ना जहाद कर सकते हैं, ना कहीं गोली चला सकते हैं, ना बात, लोग ठीक हो जाएंगे। स्टेट से कौन नहीं डरता? कोई कोई बहुत ताकतवर हो ना, उसको भी बंदा गिरा लेता। स्टेट बहुत पावरफुल चीज है जी, लोगों की सोच है। अगर आज स्टेट फैसला कर ले, ये देखें कश्मीर में स्टेट ने फैसला किया है ना, तो किस तरह चीजें उन्होंने नॉर्मलाइज की हैं। वो सारे मुजाहिदीन को पकड़ पकड़ के मारी जा रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं, तबाही उतार दी उन्होंने पकड़ के वहां पे। लेकिन दे डिसाइडेड इट, दे हैव डिसाइडेड इट, हमारी तो सपोर्ट है नहीं अभी। सो मैं जिस चीज को समझता हूं वो ये है कि वंस फॉर ऑल ये जो थोड़ा सा बीच में मिक्स हुआ है ना चीजें, इसको भी क्लियर करें। हर मिलिटेंट फोर्स जो माजी में रही है उनकी सियासी जमातें बनाएं, उन्हें कहें वोट ले जाके, और दुनिया में कोई मुल्क भी आपको कहे तो पार्लियामेंट खड़ी हो जाए, देखी जाएगी कौन है। अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकते ये, लेकिन खड़े तो होना भाई। अगर इमरान खान कर रहा था, पीपल्स पार्टी नून लीग वाले जुतियां मार देने, नून लीग पीपल्स पार्टी करेगी तो इमरान खान खड़ा हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ नुकसान किसका होता है? स्टेट का। हमें एक चीज की आरजू की बात सुनिए, हमें एक चीज की समझ होनी चाहिए, और वो ये है, गवर्नमेंट एक और चीज होती है, रियासत एक और चीज होती है। हम गवर्नमेंट को चांटे मारते मारते रियासत को चांटे मारने लग पड़ते हैं, हमें पता नहीं चलता कि रियासत कहाँ खड़ी है, गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है। तो ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा डायलेमा है। थोड़ी चीजों को मेन स्ट्रीम कर लें, कोई कुछ भी नहीं, हमने बहुत कुर्बानियां दी है। जिस तरह इमरान खान ने पार्लियामेंट में कहा है, मैं उनकी कुछ चीजों से एग्री करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ इमरान खान को, लेकिन कुछ चीजों से मैं उनसे एग्री करता हूँ कि भाई आपने जो कुर्बानियां दी हैं उनको रिकग्नाइज करो, फिर आगे गल करो साडे नाल। कि जो मर्जी मुंह चुक के आ जाते हो और आगे कहते हो कि जनाब, अभी देख रहे तुसी तालिबान जो है उनकी चीन के साथ बड़ी यस प्रोग्राम सेटल हो रहा है, क्योंकि चीनियों को कोई गर्ज नहीं है कि आप तालिबान है, आप हिंदू हैं, मुसलमान है, यहूदी हैं, सिख हैं, वो कहते हैं कारोबार, पैसा ले आओ, कारोबार करो। तो अभी जो चीनी बड़े सेटल हो जाएंगे अफगानिस्तान में, आप देखिए अगले आने वाले दिनों में। सो वो मेन स्ट्रीम कर लेंगे उनको। सो दिस इज हाउ व्हाट आई फील। बाकी आपकी पूरे शो में चीमा साहब आप सिर्फ कर्नल साहब से बात कर रहे थे, लास्ट में गवर्नमेंट को जूते मारने वाली बात पे आपने मुझे क्यों कहा? जी कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आप लोग तो दोनों इस्लामाबाद में रहते हैं, आप लोग आपस में फिर फोन पे बात कर लेना। तो मैं इसमें एक सिर्फ चीमा साहब को एक पॉइंट कहना चाहता हूँ, मैं आपके पॉइंट से तकरीबन एग्री हूँ। आपने कहा कि जी 9/11 के दहशतगर्द सऊदी अरेबिया के थे। 9/11 से पहले कितने दहशतगर्द सऊदी अरेबिया के थे? 9/11 के बाद कितने दहशतगर्द सऊदी अरेबिया से आए हैं? दूसरा पॉइंट, जिस चीज को आप लोगों ने कॉपी किया सऊदी अरेबिया से, वो सऊदी अरेबिया अब लिबरलाइज्ड होते जा रहा है। वहां पे हिंदू मजहब की रामायण और महाभारत पढ़ाई जा रही है। योगा का एक शेख जो है, वो योगा जो एक्सरसाइज होती है, जो ट्रेडिशनल इंडियन एक्सरसाइज है, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं, जिसमें आप लोगों के पुरखों ने भी वही एक्सरसाइजेस करी होंगी, वो उसके लिए एक उन्होंने एक शेख मुकर्रर कर दिया है और वहां पर योगा सिखाया जा रहा है, यूएई में सिखाया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो डी रेडिकलाइज हो रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि ये गड़बड़ है, और उन लोगों को सीरिया की जंग के टाइम में समझ में आया कि ये बहुत गड़बड़ हो चुकी है और ये हमें अभी डी रेडिकलाइज करना है। तो वो डी रेडिकलाइज कर रहे हैं। उन्होंने अपने मुल्क की हकीकत को देखते हुए उन्होंने प्रोग्राम बनाया है। इसी तरह आप लोगों को भी ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और इसके अंदर सबको एक साथ आना पड़ेगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आना पड़ेगा और इस्टेब्लिशमेंट को सेम पेज पर आना पड़ेगा। वो कैसे आएंगे ये तो आप लोग जाने, बट ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये इट्स हाई टाइम, अगर आप ग्लोबली अपने आप को रिकॉग्नाइज रखना चाहते हैं एज गुड ग्लोबल सिटीजन, तो आपको डी रेडिकलाइज करना पड़ेगा। मैं इसमें एक बात करना चाहूंगा थोड़ी सी, ये इस पे जो है ना, कल साहब ने सही कहा कि डी रेडिकलाइजेशन, ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो थी ना, दे प्राइमरीली अंडरस्टूड कि व्हाट द स्टेट इज और चीजों को किस तरह लेके चलना है। देखिए ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है। पीएमएलएन वो जमात थी जो किसी वक्त में अलकायदा को, उसामा बिन लादेन को सपोर्ट करते रहे, और ये इल्जाम लगता है कि ये पैसे लिए इन्होंने कि हम बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को डी सीट करने के लिए, और बहुत सारी चीजें। लेकिन एक वक्त आया कि नवाज शरीफ ने कहा मैं अब थोड़ा सियाना हो गया हूं, मैं आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग हो गया हूं और मैं समझता हूं पाकिस्तान को लिबरल डेमोक्रेटिक पाकिस्तान होना चाहिए। It takes time to know things when political parties हमारी स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे कल्ट है ना,
एक नवाज शरीफ आया, बेनजीर आई, भुट्टो आया, जनाब इमरान खान आया, पार्टी आइडियोलॉजी की है कोई नहीं, लोग किस चीज पे साथ खड़े हैं कोई पता नहीं है, ठीक है। लोग आपके साथ खड़े हैं क्योंकि पीपल लाइक इमरान खान, क्यों जी, वो करप्ट नहीं पाए, क्या गल है, और पता ही कोई नहीं कि आइडियोलॉजी क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज टेक टाइम एंड ऑल दिस। एक आखिरी पॉइंट जो कर्नल साहब ने कहा सऊदी अरब वाला, सऊदी अरब में दे हैव नॉट रियलाइज, कर्नल साहब मैं तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मे बी रॉन्ग, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लाले पड़ गए अपने, ही नोज के ही नीड्स लेजिटिमेसी, बिकॉज उसने सारी चेन ऑफ कमांड क्रॉस करके आया है ना पावर में, उसने अपने बाप के चचा उड़ा दिए, अपने कजन उड़ा दिए, हर चीज उड़ा दी उसने, सो ही नीड्स लेजिटिमेसी टू बी इन पावर। और उससे पहले उसने यमन पे पूरी चढ़ाई की, इराक पे पूरी चढ़ाई की, उसके बाद सीरिया पे चढ़ाई की, लीबिया पे चढ़ाई की, अलकायदा आईएसआईएस को भी सपोर्ट कर, उन्होंने सब कुछ ही कर दिया उन्होंने, ऑल दैट फायर्ड बैक, सब फायर बैक कर गया। और फिर क्या हुआ, फिर ही बिकेम क्राउन प्रिंस एंड नाउ ही हैज टू बी द किंग। और अब उन्होंने कहा पाइन ए ते काम खराब हो गया, हुन अमेरिका ना रल जाइए, अमेरिका ना रलो, उन्होंने क्या मॉडर्नाइज कर लो हर चीज, और कहो जी वी हैव अ विजन 2030 एंड जनाब आप लड़कियां जे चलाएंगी वो, ही नीडेड लेजिटिमेसी, डोमेस्टिक लेजिटिमेसी, उन्होंने पता है सा जुतियां मार के ले लेनी है, तो एक्सटर्नल लेजिटिमेसी वी नीडेड विद द पावर ऑफ ये थोड़ी रिफॉर्म्स वगैरह कर लेंगे, खवातीन को बुरके ला के उन्होंने कहो जी तू अब इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर सकती हो, और स्पीकर दे आवाज बंद करो, तो ये करो तो वो करो, तो बेसिकली वो इज रिफॉर्म्स इज बिकॉज ऑल दैट फायर्ड बैक, जो उसकी रीजनल पॉलिसी थी फायर बैक कर गई, एंड एक्सटर्नली अमेरिका वो चीजें, तो दिस इज व्हाट इज जी। नहीं, वैसे तो अच्छा ही है चीमा साहब, अगर ऐसा हो जाता है, और पाकिस्तान तो हमेशा से सऊदी अरब को फॉलो करता है, चाहे उसका कोई भी रीजन रहा हो, अगर ये चेंजेस सऊदी अरब करता है और पाकिस्तान उसे फॉलो करता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पर मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप दोनों का कि आप लोगों ने शो ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात होगी, थैंक यू।